फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं, हमें फिक्र है काबुल की, हमें फिक्र है जिस तरीके से ISIS खुरासान चीजें कर रहा है। लेकिन आज अफगानिस्तान की फिक्र करते वक्त, क्योंकि जब कोई देश आतंक के धमाके से दहल रहा हो तब उसका मुद्दा पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत का मुद्दा होता है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस से पेंटागन तक इस आतंक के खात्मे को लेकर कितनी बेचैनी है और अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देश अब आगे क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आतंक का अध्याय समाप्त होने वाला है या पिक्चर अभी बाकी है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि काबुल के आसमान से जब बारूद का यह गुबार छटेगा तब आगे होगा क्या, क्योंकि खतरे को लेकर अलर्ट अभी बाकी है। आज आपको ध्यान से समझना चाहिए कि अब तालिबान क्या कर रहा है और उसकी आगे की रणनीति क्या होने वाली। और आज हम आपको काबुल के मुजरिम खुरासान के बारे में भी बताएंगे, यानी ISIS खुरासान। आपको बताएंगे कि कैसे खुरासान के पीछे पाकिस्तान ने अपना रोल निभाया है। इमरान खान की चुप्पी, पाकिस्तानी मस्जिदों में खुरासान को समर्थन और भारत तक फैले इसके स्लीपर सेल, ये सारी जानकारियां अफगानिस्तान के पूरे मसले पर आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। आखिर में हमने आपके लिए खास तौर पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। काबुल में एक रात का डर। इतिहास का अच्छा बुरा हर अनुभव भविष्य के लिए एक सबक होता है। ऐसे में आपको उस बारूदी मंजर के चुनिंदा अंश आज एक बार फिर जरूर देखने चाहिए जिसने कल पूरी दुनिया को दहला के रख दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान पर। तालिबान के कब्जे के बाद भारत के लिए सीमा पार से खतरा बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने सबसे बड़े तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात की है। यह मुलाकात 17 से 19 अगस्त के बीच अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हुई है। बताया जाता है कि मसूद अजहर और बरादर के बीच मीटिंग का एजेंडा अरेंजमेंट ISI ने करवाया। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर ने तालिबान से कहा कि वो अब भारत को केंद्र में रखकर अपने ऑपरेशन शुरू करे। मसूद अजहर ने बरादर से यह भी कहा कि जैश के कश्मीर ऑपरेशन को पूरा करने में तालिबान उसकी मदद करे। मसूद अजहर ने कंधार में मुलाकात की, उसी कंधार में जिसमें IC-814 के बाद इस मसूद अजहर को तालिबान ने अपने साथ ले लिया था और उसके बाद इसने पूरे मुल्क में पिछले कितने सालों से जहर की खेती की, दहशत की खेती की है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुमित मेरे साथ है। सुमित, पूरी जानकारी, अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तुरंत बताएं। देखिए, ये मीटिंग एक तरीके का अगर निशान देखा जाए तो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट की मीटिंग थी। आपको याद होगा कि ये बात कई बार सामने आई कि तालिबान को सपोर्ट करने के लिए अलकायदा और पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी समूह लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। अभी लगातार ये मीटिंग जो 17 से 19 तारीख के बीच में की गई है, इसका मकसद था कि अब तालिबान क्योंकि सत्ता पे लगभग काबिज हो गया है, तो धीरे धीरे जैसे तालिबान अपनी पकड़ बनाएगा, उसके बाद इन आतंकी समूह को कैसे समर्थन देगा, किस तरीके से हथियार देगा। अभी आप एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए कि ये बात अमेरिका ने भी जताई है कि तालिबान के जो हथियार लगे हैं वो इन आतंकी समूह को मिल जाएंगे और वो इसका इस्तेमाल करेगा। अब इसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ निश्चित तौर पर करने वाला है। मुझे याद है जब आप अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग कर वापस लौटे थे तो आपने मुझे बताया था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा वो है कि जब ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के अफगानिस्तान को अपना बेस बना लेंगे और वहां से भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेन करेंगे। क्या वो होता दिखाई दे रहा है? क्या इंडियन एम्बेसी काबुल के सामने ये सब होगा? देखिए, ऐसा
देखिए इंडियन एम्बेसी तो वहां से बिल्कुल उठ चुकी है, लोग वहां, हालांकि सारी चीजें वहां से लगभग आ चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह निशान लगभग होगा क्योंकि पाकिस्तान के दो बड़े इंटरेस्ट थे, या पाकिस्तान के आतंकी समूह के दो बड़े इंटरेस्ट थे आईएसआई के, कि पहला तो यह कि एफएटीएफ से म्यांमार से पहले सारे के सारे आतंकी समूह को अफगान बॉर्डर से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पे या फिर अफगान इलाकों के अंदर शिफ्ट करना, ताकि ये दिखा सके कि हमारे इलाके में कोई आतंकी समूह नहीं पनपते। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि उनको लगातार हथियार मुहैया कराना, उनको लगातार ट्रेनिंग देना, उनको लगातार दूसरे सपोर्ट देना दूसरे देशों की तरफ से, चीन से और दूसरे देशों से, तो वो भी इसी के जरिए पूरा होगा। और अब ये मीटिंग इसीलिए तय की गई है कि उसका खाका किस तरीके होगा, उसकी रणनीति कैसे होगी। सुमित, ये बहुत दुखद है आप जो मुझे बता रहे हैं, जो सुमित आप जानकारी दे रहे हैं उसका मतलब, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं उसका मतलब यह है कि आईएसआईएस और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनके लिए अफगानिस्तान एक सेफ हेवन बनने जा रहा है, भारत के खिलाफ एक और तरीके से जंग छेड़ने के लिए, और अमेरिका तो वहां पर दखल देगा नहीं। इस वक्त देश और दुनिया की फिक्र का केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। सीरियल ब्लास्ट के बाद वहां एक बार फिर बड़े आतंकी खतरे का साया मंडरा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर पल पल अनहोनी की आशंका है और अभी भी एयरपोर्ट के भीतर से बाहर तक करीब 70-75 हजार लोगों की भीड़ है। इसलिए आज हम फिक्र की शुरुआत में दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखें आप। कल शाम 5 बजे काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट के पास आत्मघाती बम धमाका हुआ 5 से 7 के बीच में, तो वहां नाले में लाशें तैरने लगी। घायल इलाज कराने के लिए पानी में पड़े तड़प रहे थे। पूरे सीवेज का पानी खून से लाल हो चुका था, लेकिन आज उसी नाले में फिर अफगानी नागरिकों का हुजूम उमड़ा है। हजारों लोग नाले के ऊपर और नाले के अंदर खड़े होकर किसी भी तरह अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में लगे हुए हैं। ये इनका डेस्परेशन है जो बता रही है कि अफगानिस्तान में फिदाइन हमलों से ज्यादा लोगों में तालिबान का खौफ है, इसीलिए वो तालिबानी हुकूमत के साए में नहीं जीना चाहते हैं और उनसे दूर जाने के लिए वो जान की बाजी भी लगा देना चाहते हैं। और ये सब तब इस वक्त जब बड़ी खबर आ रही है कि काबुल सीरियल ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 170 पहुंच चुकी है। खबर सीबीएस न्यूज के हवाले से आई है। उधर तालिबान ने दावा किया है कि काबुल धमाके के सिलसिले में उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच आज फिर काबुल एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हुई हैं। 16 घंटे के बाद आज दोपहर 12 बजे से उड़ानें शुरू कर दी गई, तो एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस वीडियो में दिख रही है एयरपोर्ट पर फायरिंग हो रही है और जैसे ही प्लेन के टेक ऑफ का अनाउंसमेंट होता है, हजारों की भीड़ रनवे पर दिखने लगती है। उनको दूर करने के लिए, यानी कि काबुल एयरपोर्ट पर एक तरफ आतंकी हमले से दहशत है, फिर से हमले की आशंका है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान छोड़ने को लेकर अफरा तफरी है। उनको दूर करने के लिए हवा में फायरिंग की जाती है। उधर काबुल हमले के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया है और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने काबुल हमले का बदला लेने का प्रण लिया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका आईएसआईएस खुरासान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, वी विल डिसाइड द टाइम एंड द प्लेस। यूएस एयरफोर्स आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करेगी। यूएस सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ते ही आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों को अमेरिका तबाह करेगा। इस सिलसिले में तालिबान ने अमेरिका से इंटेलिजेंस भी शेयर की है, ऐसे इनपुट भी है सूत्रों के हवाले से। एक के बाद एक 7 धमाकों से काबुल दहला। 100 से ज्यादा लाशें बिछ गई। 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिका के मरीन कमांडो मारे गए। तो सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति बेचैन हो उठे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का क्रोध ज्वालामुखी की शक्ल में फूटा। उन्होंने कहा, जिन आतंकियों ने काबुल को दहलाया उनसे बदला लिया जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट यानी एबे गेट के पास पहला बम धमाका हुआ तो चारों तरफ लाशें बिछ गईं, चीख पुकार मच गई, नाले का पानी खून से सन गया।
पूरा सीवेज लाल हो गया और इन्हीं तस्वीरों को देखकर सुपर पावर अमेरिका भी गुस्से से लाल होता गया। पहले धमाके के बाद सबसे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाके की जानकारी दी, जिसके बाद व्हाइट हाउस में हलचल तेज हो गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, कई घंटे तक वॉर रूम में ही मौजूद रहे और फिर काबुल पर हमला करने वाले आतंकी संगठन ISIS-K को कड़ी चेतावनी दे डाली। An attack by a group known as ISIS-K. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. गुरुवार को काबुल सीरियल ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, जिनमें 12 मरीन और 1 नेवी के कमांडो थे। इनके अलावा अमेरिका के 15 सैनिक भी घायल हुए। खबर है कि इन धमाकों में यूएस के अलावा दूसरे मित्र देशों के भी सैनिक जख्मी हुए। जिसके चलते ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों की फिक्र बड़ी होती गई। गुरुवार रात ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इन सब के बीच रात भर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग जारी रही और दहशत मचती रही। सीरियल ब्लास्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट पर दहशत के साए में अमेरिकी वायुसेना के प्लेन ने रेस्क्यू अभियान को और तेज कर दिया। करीब 12 घंटों में 7500 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। 14 अगस्त से अब तक अमेरिका अफगानिस्तान से 1,05,000 लोगों को सुरक्षित निकाल चुका है और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि उनका यह मिशन अभी जारी रहेगा। We're outraged as well as heartbroken. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. यानी काबुल सीरियल ब्लास्ट के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम मित्र देशों का पारा हाई हो चुका है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने आर्मी कमांडर्स को फ्री हैंड दे दिया और मुमकिन है बहुत जल्द अमेरिकी वायुसेना कमांडर्स ISIS खुरासान के गढ़ में एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, काबुल को दहलाने का बड़ा बदला ले सकते हैं। काबुल में पीछे मौत है तो आगे अंधेरा। किसी को भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अचानक कब, कहां और कैसे आतंकी हमला हो जाए पता नहीं है। चारों तरफ डर, खौफ और खतरा है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने एक बार फिर काबुल में और आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने आगाह किया है कि ISIS के आतंकी वहां दोबारा कई आत्मघाती हमले कर सकते हैं। साथ ही पेंटागन ने काबुल में अमेरिकी सेना पर हमले की आशंका जताई है। पेंटागन के मुताबिक ISIS के आतंकी अमेरिकी सेना पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे में यह फिक्र बड़ी है, यह समझना जरूरी है कि काबुल एयरपोर्ट पर अभी और खतरे क्या हैं। क्या डिटेल अलर्ट है? धमाके के बाद एयरपोर्ट पर क्या चल रहा है? साथ ही यह जानना जरूरी है कि इन तमाम बातों पर तालिबान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि 7 सुसाइड सीरियल ब्लास्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह उजड़ चुका है। जिहादी जल्लादों ने काबुल को रहने लायक नहीं छोड़ा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां डर है, खौफ है, आशंका है, बेपनाह दर्द है, साथ ही फिक्र है। खौफ में लिपटे अफगानी को मालूम नहीं कि आगे क्या होगा। उन्हें हर आने वाले वक्त की फिक्र है, क्योंकि ये उसी काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां धमाके के बाद भी न भीड़ कम हो रही है, न अफरा तफरी रुक रही है और न ही रेस्क्यू पूरा हो रहा है। साथ ही डर है कि गुबार छटेगा तो कार बम फटेगा।
काबुल एयरपोर्ट के बाहर अभी भी बंदूकधारी दहशतगर्दों का पहरा है और अंदर अमेरिकी जवानों का मोर्चा। अंदर और बाहर दोनों तरफ यहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग और जवान हैं। अंदर कमर तक सीवेज और नालियों में फंसे हजारों मजबूर और लाचार अफगानी हैं जो अमेरिका और नाटो की फौज के रहमो करम पर हैं। ब्लास्ट के बाद ये फौजी अलर्ट हैं, अफगानियों को रोका जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। अब तो सच ये भी है कि इन अमेरिकी जाबाजों के बंदूक के नीचे भी अफगानी की जिंदगी महफूज नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, घड़ी की टिक टिक काउंटडाउन का इशारा कर रही है। कई और आत्मघाती धमाके का अलर्ट जारी हो रहा है। अब इनकी महफूजियत पर आशंकाओं में लिपटे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या एयरपोर्ट पर मौजूद ये लोग अब सुरक्षित नहीं है? क्या काबुल एयरपोर्ट पर और आतंकी हमले का खतरा है? क्या काबुल एयरपोर्ट पर और कत्लेआम मचने वाला है? क्या 100 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पर और लाशें बिछने वाली हैं? ये 4 सवाल यूं ही नहीं है। इसके पीछे कई एजेंसीज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ISIS की साजिश है, तालिबान की आक्रामकता है और अमेरिका की आपाधापी है। इसे बारी बारी से समझिए। सबसे पहले बात आतंकी हमले की। एयरपोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले के बाद भी खतरा बरकरार है। अमेरिका ने नए हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी यानी ABC के मुताबिक एक बार फिर आतंकी संगठन ISIS खुरासान हमला कर सकता है। हवाई अड्डों के नॉर्थ गेट पर कार बम ब्लास्ट का खतरा है। इस बार रॉकेट और कार के जरिए बम धमाके की संभावना है ताकि एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सके। पेंटागन को पुख्ता जानकारी है कि ISIS के एयरपोर्ट पर और हमला करने की तैयारी कर चुका है। US सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैकेंजी का दावा है कि इस्लामिक स्टेट के जरिए और हमले किए जाने को लेकर अमेरिकी कमांडर अलर्ट हैं। अमेरिका हर वो काम कर रहा है जिसकी जरूरत फिलहाल एयरपोर्ट पर है। जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने यह भी कहा है कि कुछ खुफिया जानकारी तालिबान ने भी साझा की है। कुछ हमलों को तालिबान ने होने से रोका भी है। बुधवार को भी आत्मघाती हमले से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने लोगों को चेतावनी दी थी। सभी नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट पर नहीं जाने को कहा गया और कहा गया कि जो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं वहां से तुरंत हट जाएं। ऐसा ही अलर्ट फिर जारी किया गया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी काबुल एयरपोर्ट ना जाएं और अगर वहां मौजूद हैं तो फौरन हट जाएं और अगले निर्देश का इंतजार करें। इस नई एडवाइजरी के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना है। काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत के बीच लोगों की फिक्र डेडलाइन की है, जब 31 अगस्त तक अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलना है। धमाके के बाद से तालिबान ने अपनी चौकियों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एयरपोर्ट के आसपास नियंत्रण मजबूत किया गया है और वो लगातार क्राउड कंट्रोल में जुट गए हैं। इसके बावजूद लोगों का हुजूम एयरपोर्ट पर है। पिछले 24 घंटे में काबुल एयरपोर्ट से मिली लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 60,000 से ज्यादा लोग एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। 15,000 से ज्यादा लोग एयरपोर्ट के अंदर हैं। सिर्फ अमेरिका इकलौता देश है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहा है। बाकी नाटो के देशों के ऑपरेशन करीब करीब बंद हैं। अभी भी 1500 अमेरिकी अफगानिस्तान में फंसे हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका पर तालिबान भी हमलावर दिख रहा है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि यह धमाका उस इलाके में हुआ जो अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण में है। तालिबान के एक और प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि अमेरिकी फौज के जरिए प्रतिबंधित क्षेत्र के लोगों के बीच विस्फोट हुए। हालांकि तालिबान अब सुरक्षा बढ़ाने की दलील दे रहा है, लेकिन साफ है तालिबान अपनी जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ रहा है। हालांकि एक दिन पहले तक तालिबान दावा कर रहा था कि अफगानिस्तान की धरती से इस्लामिक स्टेट का सफाया कर दिया गया है, लेकिन ISIS ने जिस तरह हमले को अंजाम दिया, तालिबान और अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान की धरती पर वो भी एक बड़ी ताकत है। ISIS के ने ना सिर्फ काबुल में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि उस फिदाइन का फोटो भी रिलीज की है जिसने काबुल एयरपोर्ट को बेकसूर इंसानों से लहूलुहान कर दिया। उस आतंकवादी का नाम है अब्दुल रहमान।
अल्लागोरी। आईएसआईएस ने कहा है कि इसी लड़ाके ने एयरपोर्ट में सुरक्षा बलों को चकमा देकर हमला किया, और जब हमला किया तो उस वक्त महज 5 मीटर की दूरी पर अमेरिकी सैनिक थे जो अफगान शरणार्थियों के दस्तावेज बना रहे थे। यह हमला करके आईएसआईएस ने न सिर्फ अमेरिका को ओपन चैलेंज दिया है बल्कि तालिबान को चुनौती भी। इस हमले के साथ अमेरिका और तालिबान के साथ दुश्मनी की राह पर एक कदम और आगे चला गया है। लेकिन यह आईएसआईएस के आखिर है क्या? क्यों तालिबान और आईएसआईएस एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, और यह दुश्मनी निभाते हुए उन बेकसूर लोगों को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया जो अफगानिस्तान में रुकना ही नहीं चाहते? खुद देखें। काबुल में कोहराम, हमले के पीछे आईएसआईएस खुरासान। आईएसआईएस खुरासान यानी ISIS-K, वो खूंखार आतंकी संगठन जिसके मानव बमों ने काबुल एयरपोर्ट पर खूनी खेल खेला। ISIS-K के दहशतगर्दों ने काबुल एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा लोगों की जान ली। ISIS-K उसी खूनी आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा है जिसने अबू बकर बगदादी के इशारों पर इराक से लेकर सीरिया तक बारूदी खेल खेलकर इंसानी लहू बहाया, और उसी के एक हिस्से ISIS-K ने काबुल को लहूलुहान कर दिया। दरअसल ISIS-K हर उस शख्स को मौत के घाट उतारना चाहता है जिसने अमेरिका का साथ दिया, जिसने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में पनाह दी, जिसने यूएस आर्मी की मदद की। ISIS-K को लगता है कि जो अफगानी लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हैं वो सभी अमेरिका के समर्थक हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया, इसलिए काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला किया गया जिसमें आम अफगानी मारे गए, अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई तालिबानी लड़ाके भी ढेर हो गए। दरअसल ISIS-K को अमेरिका और तालिबान दोनों फूटी आंख नहीं सुहाते, इसलिए अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से वो तिलमिलाया हुआ है। उसने तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू करार देते हुए कहा है कि यह सौदेबाजी की जीत है, ना कि जिहाद की। सत्ता और प्रभुत्व की लड़ाई में तालिबान को ISIS-K अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि अफगानियों में ISIS की मौजूदगी को कमजोर करने में तालिबान की अहम भूमिका रही है। ISIS-K 2014 में सबसे पहले पूर्वी अफगानिस्तान के इलाकों में सक्रिय हुआ। 2015 में ISIS-K खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, तब इसने आरोप लगाया कि तालिबान ने जिहादी मुहिम को कमजोर किया है। ISIS-K पहला ऐसा आतंकी संगठन बना था जिसने तालिबान को चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों गुटों ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तब से दोनों गुटों ने अफगानिस्तान पर वर्चस्व के लिए कई बार एक दूसरे पर हमले किए, लेकिन अब जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, तब तालिबान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन से ISIS या किसी दूसरे जिहादी गुट को ऑपरेट नहीं करने देगी। ये बात तालिबान लगातार दोहरा रहा है। कल भी हमले से पहले तालिबानी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने दावा किया था कि अफगानिस्तान में ISIS करीब करीब खत्म हो चुका है, लेकिन ISIS ने हमला करके मौजूदगी का एहसास करा दिया। बगदादी से भी ज्यादा खूनी, खूंखार और खतरनाक सोच रखने वाले ISIS-K को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी चलाते हैं। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान के नांगरहार सूबे में है, जो पाकिस्तान के बेहद करीब है। इसके स्लीपर सेल पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले हैं। 2 से 2,500 आतंकी सक्रिय तौर पर जुड़े हैं। ISIS के दुनिया में 20 मॉड्यूल मौजूदा वक्त में सक्रिय हैं, जिसमें ISIS-K सबसे खतरनाक गुट माना जाता है, जो ज्यादातर तालिबान छोड़कर आए लड़ाकों को भर्ती करता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये सिर्फ पाकिस्तान के एक बड़े मौलाना की सोच नहीं, बल्कि सरहद पार बैठे हर धर्मगुरु,
हर नेता, हर फौजी जनरल की सोच है। इसी सोच के चलते पाकिस्तान आतंक के आकाओं को और उनके सपोलों को पालता है, पोसता है, और यही वजह है कि कहीं भी आतंकवादी हमला हो उसमें पाकिस्तान का किसी ना किसी तरह से हाथ जरूर होता है। जिस काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले की जड़ में भी पाकिस्तान में ही मिली है। जरा ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। काबुल में फिदायीन अटैक, पाकिस्तान से कनेक्शन। काबुल एयरपोर्ट पर जिन जिहादी दरिंदों ने खूनी खेल खेला उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। मजहब के नाम पर खून का दरिया बहाने के लिए बारूद और पैसे पाकिस्तान से मिले थे। जिन आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया उनका आका पाकिस्तानी। आईएसएस-के का चीफ असलम फारूकी उर्फ मावलावी अब्दुल्ला है, जो एक पाकिस्तानी नागरिक है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ओराकजई का रहने वाला है। वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए भी काम कर चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी था। पिछले साल उसे 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उसने कबूल किया था कि आईएसएस-के की जड़ें पाकिस्तान के रावलपिंडी में हैं। फारूकी को बगराम जेल में कैद करके रखा गया था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत होने के बाद सभी जेलों से आतंकियों को रिहा कर दिया गया और उनमें असलम फारूकी भी शामिल था। बताया जा रहा है कि रिहाई के बाद फारूकी के इशारे पर उसकी देखरेख में काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया गया। आईएसएस के चीफ असलम फारूकी ये भी कबूल कर चुका है कि आतंकी साजिशों को काबुल और जलालाबाद में हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर अंजाम दिया जाता है। वो हक्कानी नेटवर्क जिसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसएस का दिमाग और पैसा लगा है। इससे साफ हो जाता है कि काबुल में हुए आत्मघाती धमाके में पाकिस्तान का हाथ है। और यही बात अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह साले ने भी कही। दुनिया के सामने दुश्मन दिखने वाले तालिबान और आईएसएस पर उन्होंने मिली भगत का भी आरोप लगाया है। साले ने ट्वीट में लिखा कि हमारे पास अभी जो सबूत है उनसे पता चलता है कि आईएसएस-के की जड़ें तालिबान और खास तौर पर हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हैं, जो अभी काबुल में सक्रिय हैं। तालिबानी आईएसएस के साथ अपने संबंधों को खारिज करते हैं, लेकिन ये कुछ उसी तरह है जैसे पाकिस्तान आतंकी संगठन क्वेटा शूरा के लिए करता है। तालिबान ने अपने मालिक पाकिस्तान से बहुत कुछ सीख लिया है। ये सब कुछ दुनिया देख रही, जान रही, और हर बार की तरह पाकिस्तान अपनी पाली पोसी आतंकी जमात के खूनी करतूतों को घड़ियाली आंसुओं से धोने में जुट गया है। एक और अफगानिस्तान में आतंक के हाथ मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर गृह युद्ध की चिंता जता रहा है। सुना आपने, पाकिस्तान भले ही अफगानिस्तान को लेकर चिंता जता रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब कुछ पाकिस्तान के पाखंड और षड्यंत्रों का नतीजा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान लहूलुहान हो रहा है। काबुल ब्लास्ट के बाद जो तस्वीरें आई वो खौफ भर देने वाली थीं। एयरपोर्ट पर चारों तरफ खून, चीख पुकार, मौत और मातम। ब्लास्ट के बाद खून से लाल काबुल में इंसानियत तड़पती रही। काबुल मौत का दरिया बन गया। एक तरफ आईएसआईएस के आत्मघाती धमाके, तो दूसरी तरफ तालिबानी आतंकियों की बरसती गोलियां। खौफ की इन खाइयों के बीच फंसे काबुल के लोग जान बचाकर भागते रहे, और यह भागम भाग पूरी रात चलती रही। काबुल की रात डर की रात थी। कैसी थी ये रात और कैसा था वो बारूदी मंजर, हम आपको तस्वीरों और चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। 24 घंटे पहले काबुल से आने वाली तस्वीरें टहला देने वाली थी। एक के बाद एक 7 आत्मघाती धमाकों से काबुल थर्रा उठा। देखते ही देखते सब उजड़ गए। आत्मघाती धमाकों से दर्दनाक चीखें निकल पड़ी। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बदहवासी थी। इंसानियत के दुश्मनों ने काबुल को शमशान बना दिया। चारों तरफ मौत की निशानियां बिखर गई। इन तस्वीरों में काबुल के खून से लाल तस्वीरें आई तो सबकी रूह कांप गई। सीरियल आतंकी हमलों के बाद काबुल एयरपोर्ट के पास का कहना खून से लाल हो गया। इंसानियत के दुश्मनों ने इस नाले में लाशों का ढेर लगा दिया। कितनी माओं की कोख उजाड़ दी, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितने पिताओं से उनका परिवार छीन लिया। जो बच गए वो एक दूसरे का सहारा लेकर जाते दिखे। काबुल के अस्पतालों के बाहर घायलों की भीड़ लग गई। अस्पतालों में खून की कमी पड़ गई। कई चश्मदीदों ने वो बारूदी मंजर देखा। आप उन चश्मदीदों की आंखों देखी गवाही सुनकर सिहर जाएंगे। एक ने कहा,
मैं उन्हीं हजारों लोगों के बीच खड़ा था जो एयरपोर्ट गेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शाम 5 बजे एक बहुत तेज धमाका हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे नीचे से जमीन खींच ली हो। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हों। मैं कुछ समय के लिए सुनने की क्षमता खो चुका था। मैंने कई शरीरों को हवा में उड़ते देखा, शरीर के टुकड़ों को हवा में उड़ते देखा, जैसे तूफान में पॉली बैग या कागज का टुकड़ा उड़ता है। मैंने वहीं डेड बॉडीज देखी, शरीर के चीथड़े, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों के शव बिखरे पड़े थे। जिंदगी में कयामत का दिन देखना असंभव है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से कयामत देखी। एयरपोर्ट पर हुए धमाके में सैकड़ों परिवार खत्म हो गए। इन्हीं में से एक है डॉक्टर खालिद रहीम का परिवार। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर खालिद रहीम का ही परिवार है। तस्वीर में डॉक्टर खालिद रहीम के साथ मिलाद और फिरदौस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं। एयरपोर्ट पर अब्बे गेट के पास हुए ब्लास्ट में तीनों की मौत हो गई। अब फिक्र विकास और बराबरी की। दरअसल आरक्षण पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संसद में दिया गया बयान कार्रवाई में तब्दील हो गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई। अभी अभी एनईटी में पास किए हुए जो विद्यार्थी रिजर्वेशन के हकदार है, ओबीसी रिजर्वेशन के हकदार है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन मोदी जी ने ही देश में शुरू किया, उनकी जो हकदार है, ये कई सालों से उनकी हक होने के बावजूद, संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद नहीं मिलती थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया, उनकी संवैधानिक अधिकार को उनको दिया जाएगा। आरक्षण पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में जो कुछ कहा वो हकीकत की जमीन पर आकार लेता दिख रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार को पिछड़े वर्ग की फिक्र है, इसलिए उनके विकास पर सरकार का जोर है। बीते 9 अगस्त को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में कहा कि केंद्र सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा में 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक सरकार ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सहित सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति को सख्ती से लागू कर रही है। इस सिलसिले में 4 दिन पहले ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की और सरकार का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश पर उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी खाली पदों को भरने की कोशिश भी की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में खाली पड़े पदों को भरने को कहा गया है। 1 साल के भीतर इस काम को एक मिशन मोड के तहत किया जाना है। आपको बता दें कि इस वक्त देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी के लिए 2389 पद खाली हैं, एसटी के लिए 1199 पद और ओबीसी के लिए 4251 पद रिक्त हैं। इसी को लेकर आईआईटी रोपड़ ने 11 विभागों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में फैकल्टी पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान का विज्ञापन दिया है। तालिबान के लिए खुशी दिखाकर बेशर्मों की तरह नाच नाच कर चीन पाकिस्तान ने सारे घुंघरू तोड़ दिए। पाकिस्तान को लग रहा है कि चलो उसके एक बगल से भारत का असर कम हुआ। चीन को लग रहा है कि वो अब इस जगह पर अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा कर सकेगा और व्हाइट कॉलर तरीके से लिथियम लूट कर वो सुपर से भी ऊपर का पावर बन जाएगा। मैं अपनी ये चिंता अपने एक दोस्त के साथ साझा कर रहा था। कुछ देर वो सोचा और फिर बोला, बात सही है कि इन दोनों देशों के अरमानों की सेज सज गई है और ये पलकें बंद किए बगैर ख्वाब देख रहे हैं, पर जिसके लिए इन्होंने अपने घुंघरू तोड़े हैं वो आज नहीं तो कल इन पे अपने लठ तोड़ देगा। मैंने कहा लठ नहीं है उनके पास, लॉन्चर और बंदूकें हैं। वो बोला फिर सोचो क्या क्या टूटेगा इन दोनों का। रॉकेट बंदूक हो और दिल दिमाग ना हो तो मामला कतई जहर हो जाता है। पागल हाथी अपनी ही फौज पर भारी होता है और उसका हौदा बैठने वाले का ताबूत ही बनाता है। बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।